हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस पूरे चैप्टर का आज हम यहाँ पे निचोड़ निकाल देंगे क्योंकि अब लास्ट टाइम है, बोर्ड आने वाले हैं और हमें सिर्फ एक रिवीजन चाहिए कि ऐसा एक क्वेश्चन हो जाए जिसमें फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन हो, हर टाइप की एक एंट्री हो, एडजस्टमेंट हो और हम उस चीज़ को क्लियरली समझ पाएँ कि कौन सी चीज़ इसमें कहाँ जाएगी, ऑपरेटिंग में जाएगी, इन्वेस्टिंग में जाएगी, फाइनेंसिंग में जाएगी और ये प्रॉपरली बनेगा कैसे। बेसिकली जिन्होंने चैप्टर पढ़ लिया होगा उनके लिए रिवीजन वीडियो हो जाएगी, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जो हाथ छोड़ के बैठे हुए हैं, तो एक चीज़ क्लियर कर दें कि सीबीएसई के एग्जाम में चाहे आईएससी के एग्जाम में इसका फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, या तो ये टुकड़ों में आएगा या फुल फ्लेश्ड आएगा। तो अगर आपने पूरा क्वेश्चन समझ लिया तो आपको छोटे छोटे टुकड़े वाले भी समझ में आ जाएंगे कि इनकी एंट्रीज कैसे पोस्ट होंगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो कि आप लोगों की बुक का है। ठीक है, उसको हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे और उसमें जो जो मेन चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है, किस में हमें वर्किंग नोट बनाना है, किस में हमें नहीं बनाना है, और अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इन शॉर्ट। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन ये पूरा है तो आएगा कैसे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ सन लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। आपको पूरी बैलेंस शीट दे रखी है 2 टाइम की। अब मैं एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कि 2 साल का हम कुछ कंपैरिजन करते हैं कि हमारा इस साल में कि कैश कितना बाहर गया है या कैश थोड़ा आया है, मतलब उसका इनफ्लो ज़्यादा हुआ है या आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है फर्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखी होंगी, वो हमें सॉल्व करनी होंगी और हम यहाँ पे बनाएंगे। क्लियर है। पहली चीज, यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके की एक्टिविटी होंगी बिजनेस में। पहली होगी ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग वो एक्टिविटीज होती हैं जिस बिजनेस में हम डील कर रहे हैं। जैसे अगर मेरी कंपनी जूते बनाती है या मेरी कंपनी कपड़े बनाती है, तो मुझे उस कपड़े बनाकर उस कपड़े को बेचने के बाद जो भी इनकम होगी या उसको बनाते समय मैं जिनसे भी मैंने रॉ मटेरियल उठाया उनको पेमेंट करी होगी, उससे जो मेरा कैश बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, वो सारी चीज़ें मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, मतलब इसकी क्रक्स बोले तो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब वो एक्टिविटीज जो मेरे बिजनेस, जो मेरा कोर बिजनेस है उसमें मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इन द सेंस कि जो मेरी इनकम वहां से मतलब पैसे जा रहे हैं और मेरे पैसे आ रहे हैं, वो सारी चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे ऑपरेटिंग में। ठीक है, दूसरी हमारे पास होती है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, अगर मैंने कोई फिक्स्ड असेट समझते, जैसे अगर मान लो हम फॉर एग्जाम्पल हमारा कोचिंग है, ठीक है, तो हमारे कोचिंग में जो फर्नीचर रखा है, कोई ऐसी बोर्ड्स रखे हैं, चीज़ें रखी हैं जो बहुत लंबे समय तक चलेंगी, तो उन चीज़ों को बेचा या हमने खरीदा। अगर मैंने खरीदा है तो मेरी तरफ से कैश आउटफ्लो हुआ होगा, मतलब पैसा गया होगा, और अगर मैंने बेचा है तो मेरे पे पैसा आया होगा। तो ये क्या हो गया, काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई, है ना। एक तो ये चीज़। दूसरा, इन्वेस्टमेंट में हमारी एक और चीज़ आती है, जैसे मेरा बिजनेस था, बहुत प्रॉफिट कमा रहा था, मैंने किसी और कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो वो भी मेरा कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। पहली चीज़ क्लियर है। फिर लास्ट एक्टिविटी आती है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें मेरी ओनरशिप चेंज हो रही हो, या तो मैंने उधार लिया है या मैंने उधार चुकाया है, या मैंने शेयर इशू करे हैं या मैंने उन शेयर होल्डर्स को पैसे वापस करे हैं। तो जितनी भी चीज़ें जहाँ से हम पैसा उठा रहे हैं बिजनेस के लिए या हम लगा रहे हैं, वो सब चीज़ें कहाँ पे आएंगी, हमारी फाइनेंसिंग में। ठीक है, तो ये 3 एक्टिविटीज़ में हमें डील करना है और बस हमें ये लॉजिक लगाना है कि मेरी तरफ से पैसा जाएगा या आएगा, और मुझे सिर्फ ये पहचानना है कि क्या वो ऑपरेटिंग है, क्या वो इन्वेस्टिंग है या वो फाइनेंसिंग है। अगर ये 2 चीज़ें ढूंढनी आ गई तो ये क्वेश्चन एक बारी में फुल हो जाएगा। और ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है क्योंकि इसमें आप आंसर भी चेक कर सकते हो कि आपका सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो एक ट्रिक हम समझते हैं कि हमें जब भी ये क्वेश्चन शुरू करना है, हमें यहाँ से नहीं करना है, हमें इसको मेनली शुरू करना है इसकी एडजस्टमेंट से। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, नोट्स टू अकाउंट, इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे यू आर इन्फॉर्म्ड दैट ड्यूरिंग द ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड जो है, यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि हमारी जो कंपनी है वो कुछ प्रपोजल निकालती है। तो
वो एक प्रपोजल निकालती है शेयर होल्डर्स के लिए कि आपको इतना शेयर डिविडेंड दिया जाएगा अपने शेयर होल्डिंग पे, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि 2021 और 22 में आपका इक्विटी शेयर तो नील है, ठीक है, पर 2021 और 2022 में ये 10% प्रेफरेंस कैपिटल पे दिया जाएगा। सबसे पहले इसी को कर लेते हैं। जैसे ही मुझे बोला गया इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इक्विटी तो ये रही, ठीक है। अब मैं पहले ही इसके एडजस्टमेंट देखो साथ साथ खत्म करूंगी कि यहाँ से मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन मिली मुझे यहाँ अप्लाई कर देनी है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ, मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल पुराने साल में कितनी थी, 3 लाख, और मेरे नए साल में कितनी हो गई, 5 लाख। तो मेरे पे इक्विटी शेयर होल्डिंग बड़ी है। अब अगर मैं इसे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो अगर मैंने 3 लाख से 5 लाख मेरी शेयर कैपिटल हो गई। शेयर कैपिटल क्या होता है कि मैंने बाहर से पैसा उठाया और कुछ लोगों को शेयर होल्डिंग दे दी अपनी कंपनी की, यही होता है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हुआ, अगर ये बड़ा है इसका मतलब मैंने शेयर इशू करे हैं और मेरे पे पैसा आया है। क्योंकि मैंने शेयर इशू करे हैं तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेट कैसे बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पे जो कंपनी का नाम था आप वो डालोगे, सन लिमिटेड, यहाँ पे स्पेस नहीं थी मैंने इसलिए डाला नहीं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और कौन सा साल, जो लास्ट वाला होगा, तो मैं यहाँ डाल दूंगी 2022। ये मैंने रेड इसलिए मार्क कर रखा है कि अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा 3 पार्टों में ये फॉर्मेट बनेगा, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहला आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें सबसे ज्यादा जगह छोड़नी होती है क्योंकि इसमें काफी कैलकुलेशन होगी। फिर यहाँ पे है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो अभी हमने बात करी, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग जो हम कुछ सेल करेंगे परचेज करेंगे असेट्स की, ठीक है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें मेन चीजें जितनी भी होंगी मैं आपको करवाऊंगी इस क्वेश्चन के द्वारा ही, ठीक है। तो आप लोग इसको पूरा एंड तक देखना। अब देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैंने क्या बोला था, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है, मैंने अपनी उधारी बढ़ाई क्योंकि मुझे डिविडेंड देना है, पर क्या मुझे इस पे अभी प्रपोज डिविडेंड में कुछ भी देना है, नहीं देना। तो मैं क्या करूंगी, देखो फाइनेंसिंग में मेरी कैपिटल बढ़ रही है, इसका मतलब मेरे पे पैसा आ रहा है। तो जब मेरे पे पैसा आएगा तो मैं उसे हमेशा ऐड करूंगी और जाएगा तो मैं लेस करूंगी। तो देखो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी, नेचर उसका फाइनेंसिंग था क्योंकि हमने उधारी उठाई है। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि मेरे पे पैसा आया है तो मैंने क्या किया है, इसे ऐड किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे राउंड मारती जाऊंगी जो जो मैं करती जा रही हूँ, क्लियर है इस चीज को। अब इसने बोला कोई डिविडेंड देना नहीं है, ठीक है। अगर मान लो मुझे यहाँ पे बोला होता कि डिविडेंड देना है, तो एक चीज समझना कि डिविडेंड लगाने का मतलब क्या होता। देखो जैसे अगर ये बोलता ना यहाँ पे कि कुछ भी % लगाना है, तो मैं क्या करती कि जो भी रेट दिया हुआ होता मैं देखती कि यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे, तो वो ना मुझे डेट देते कि जो मैंने ये और पैसा उठाया है किसी फलाना डेट पे उठाया है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको इसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला होता कि हमने शेयर कैपिटल जो इशू करा है वो किया है 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2022 को, ठीक है। इसका मतलब क्या होता कि पहले आधे साल तो हमारे 9 महीने 3 लाख रुपए ही चले हैं और फिर 5 लाख रुपए हो गए हैं। तो अगर मुझे इसका 10% निकालना होता तो मैं कैसे निकालती कि मेरे 9 महीने तक तो इस पे डिविडेंड जाता, क्योंकि मेरे 9 महीने तक तो सिर्फ 3 लाख ही रुपए थे ना मेरे पे। तो ये क्या हो जाता, 10% ऑफ 9 लाख, सॉरी 3 लाख, ठीक है, 9/12। और फिर मेरे पास क्या हो जाता, 5 लाख इंटू 10% ऑफ 3/12, क्योंकि अब मुझे 3 महीने का निकालना होता है। और जो यहाँ से डिविडेंड आता उसको मैं क्या करती, फाइनेंसिंग में लेस कर देती, फाइनेंसिंग में से माइनस कर देती। क्योंकि एक चीज का हमें फंडा ध्यान रखना होता है कि जहां पे पापा जाएंगे वहीं पे बच्चे जाएंगे, जहां पापा वहां बेटा। तो हमें क्या करना है, जहां पे मेन एंट्री जाएगी वहीं पे उसकी सबऑर्डिनेट या उसकी सब्स्टिट्यूट एंट्रीज भी वहीं पे जाएंगी, क्लियर है। तो अब देखो करना क्या है, जैसे हमने बोला कि इशू ऑफ शेयर कैपिटल है, तो यहाँ पे अगर मुझे इसका डिविडेंड पे करना होता तो मैं यहीं ना कहीं लिख देती, लेकिन यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड अभी आया नहीं तो मैं नहीं लिखूंगी। लेकिन
एक चीज साथ साथ समझो कि प्रपोज डिविडेंड दो जगह पे आता है, ठीक है। एक तो यहाँ से लेस होता है और एक हमेशा हमें एक चीज निकालनी होती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कौन सा है, ये वाला। पहले जो स्टेप होता है सबसे पहले ये वाला, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। उसमें हमें प्रपोज डिविडेंड को ऐड करना होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है, ऑल्दो हमारा इस क्वेश्चन में था नहीं इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया है, पर यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ पे लेस होगा। इज दैट क्लियर? तो प्रपोज डिविडेंड के दो इफेक्ट जाते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप जब वर्किंग नोट बनाओगे उसमें ऐड करोगे और यहाँ पे लेस करोगे। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज को मेंशन कर रखा है कि प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर वाला लेंगे। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है कि आपको प्रपोज डिविडेंड हमेशा ऐसे नीचे दिया हुआ होगा कंटिंजेंट लायबिलिटी में, ठीक है, क्योंकि हम ये प्रपोजल देते हैं, अभी हमने यहाँ पे इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पिछले साल का दे रखा होगा, एक नए साल का दे रखा होगा। तो अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, प्रीवियस ईयर वाला ही यहाँ पे एड बैक करूंगी और प्रीवियस ईयर वाला ही यहाँ पे लेस करूंगी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? या हम ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर वाला यहाँ पे होगा और जो नए ईयर वाला है वो यहाँ पे हम रख देंगे, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का ही होता है तो आपको एडजस्टमेंट दे दी जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना है, प्रपोज डिविडेंड जो एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होगा वो हमेशा पिछले साल वाला होगा, ठीक है। तो क्या क्या बोला, प्रपोज डिविडेंड अगर मुझे सीधा सीधा दिया हुआ है एडजस्टमेंट के साथ तो मैं क्या करूंगी, तो यहाँ पे देखूंगी कितना बड़ा है, कितने साल मेरा ये अमाउंट यूज हुआ है, कितने साल, क्योंकि वो जब डेट मेंशन करेंगे उससे मेरा टाइम फैक्टर लग जाएगा, ठीक है। तो उस परसेंट पे निकालूंगी कि 3 महीने तक मेरा इतना यूज हुआ या 6 महीने तक इतना अमाउंट यूज हुआ है, तो इतने शेयर होल्डर्स को दे दो, और जब आगे के कुछ शेयर होल्डर बढ़ गए हैं तो अब उनकी भी लायबिलिटी बढ़ गई है तो उन पे भी इंटरेस्ट या डिविडेंड लग जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो क्या करूंगी, प्रीवियस ईयर वाला ही यहाँ पे प्लस करूंगी, इसको हम बोलते हैं ऐड बैक करना, और यहाँ से फाइनेंसिंग में से लेस कर दूंगी, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी एडजस्टमेंट पर। इसने बोला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर ध्यान से देखी जाए तो मेरी 3 लाख से 2 लाख हो गई है, ये तो घट गई। इसका मतलब जब घट जाती है कैपिटल तो क्या होता है, रिडम्पशन, मतलब जो मेरे शेयर होल्डर थे मैंने उनका पैसा वापस कर दिया, तो ये क्या हो गया, प्रेफरेंस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्योंकि मेरी तरफ से पैसा जा रहा है तो क्या होगा, माइनस, तो मैंने माइनस के लिए ब्रैकेट लगा रखा है, ठीक है। लेस भी लिख रहा है बट मैंने ब्रैकेट भी लगा दिया है, तो अब ध्यान रखना है दोनों ही सिंबॉलिक पैसा जाने की बात कर रहे हैं। अब रिडम्पशन हुआ है, ठीक है, पर इसने मुझे क्या बोला, देखा जाए कि 10% का प्रेफरेंस कैपिटल लगाना, डिविडेंड देना है, ठीक है। इन शॉर्ट डिविडेंड नहीं बोलेंगे, इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, जब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये जो रिडम्पशन हुआ है कि जब मैंने पैसे वापस करे हैं तो मैंने कब करे हैं, मैंने कब दिए हैं, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट है। तो मुझे उसके लिए थोड़ा एक बार एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा कि क्या मेरी प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड कोई है एडजस्टमेंट। हाँ है, इन्होंने बोला जो रिडम्पशन हुआ है वो 31 दिसंबर 2021 को हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मेरे अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ कौन से महीने से लेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक मेरे इतने कैपिटल शेयर कैपिटल होल्डर थे, तो उनको तो दिया जाएगा 9 महीने का, क्योंकि 9 महीने तक तो वो थे। कितना परसेंट है, 10% लगाना है, कितने महीने का, 9/12। फिर वो घट के इतने हो गए। तो एक बात बताओ, जब रिमेनिंग 3 मंथ्स के लिए मेरे पास 1 लाख वाले हैं ही नहीं तो मैं उनको दूंगी क्यों, है ना, मैं तो सिर्फ 2 लाख वालों को इंटरेस्ट दूंगी ना। तो ये क्या हो गया, 2 लाख इंटू 10% ऑफ और 3/12 मेरा फैक्टर लग जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा उसको प्लस करके मेरे पास ये आ जाएगा कि मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को कितना डिविडेंड या इन शॉर्ट इंटरेस्ट दिया है। क्लियर है? तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कितना आया टोटल करके, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड ये आया, ये वाला
30,000, और प्रेफरेंस डिविडेंड जो हम डिविडेंड यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी ऐड बैक करेंगे, तो मैंने यहाँ पे भी 30,000 पे करा है। यहाँ पे था, ध्यान रखना एक जगह पे अगर लेस होगा, यहाँ पे ऐसे एक्टिविटी चलती है कि ऑपरेटिंग में अगर कुछ प्लस हो रहा है तो यहाँ लेस होगा, ऑपरेटिंग में कुछ प्लस हो रहा है तो यहाँ लेस होगा, मतलब ऑपरेटिंग में दो इफेक्ट कहीं ना कहीं जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ ऐड है तो वहाँ लेस, यहाँ लेस है तो यहाँ ऐड, ऐसे चलता है। तो ये मेरा एनपीबीटी में जाके ऐड बैक हो गया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज, एन इंटरिम डिविडेंड, ये मैंने अभी छोड़ दी क्योंकि इजी है। एन इंटरिम डिविडेंड एट 15% वॉज पेड ऑन इक्विटी शेयर ऑन 31 दिसंबर 2021। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि ये हम प्रपोज नहीं करते, हमने सीधा डिविडेंड डिसाइड किया और जितने भी शेयर होल्डर्स थे उनको दे दिया, उनको तुरंत डिसाइड किया, तुरंत दे दिया। तो इस पे क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, इंटरिम डिविडेंड जो लगता है वो करंट ईयर पर लगता है, ठीक है, हमेशा करंट ईयर पर लगता है। तो अगर इक्विटी शेयर होल्डिंग यहाँ पे करंट ईयर इन द सेंस कि हमारा जो चल रहा था, ठीक है, तो यहाँ देखो इंटरिम डिविडेंड पेड, मुझे कितना निकालना था, यहाँ पे जो मैं करंट बोल रही हूँ, करंट मतलब पुराने वाला, ठीक है, या प्रीवियस ही बोल लो आप वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो इंटरिम डिविडेंड हमेशा पिछले साल वाले पे लगता है। तो ये क्या हो गया, 15% वॉज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन 31 दिसंबर 2021। तो क्या हो गया, 3 लाख, 3 लाख का 15%, फिर से वही है, डिविडेंड पे कर रहे हैं तो यहाँ पे तो लेस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा एड बैक, ठीक है। यहाँ पे मैंने करंट ईयर लिखा है, करंट ईयर मतलब यहाँ पे वही बात हो रही है कि प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, ठीक है। कौन सी बात हो रही है, प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। तो आई होप आपको डिविडेंड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कब मुझे कौन सी चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं फ्रेश इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट 31 मार्च, मतलब इन्होंने हमें इसकी भी इंफॉर्मेशन दी थी, वैसे देखो कि कब हमने यहाँ पे इशू किया है, तो हमने साल के एंड में किया है, तो इसका मतलब अगर हमें डिविडेंड लगाना भी होता तो हम इस वाले अमाउंट पे ही लगाते, क्योंकि देखो हमने क्यों लगाया 3 लाख पे, वैसे इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर पे मतलब इन वाले ईयर पे लगता है, पर हमने अभी क्यों लगाया इस पे, क्योंकि पूरे साल, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2022 को मैंने शेयर इशू करे हैं, तो अगली बार इंटरेस्ट देंगे ना, डिविडेंड देंगे ना, अभी कब देना है हमें 3 लाख, क्योंकि पूरे साल जो मेरे पे शेयर होल्डर चल रहे हैं वो 3 लाख के चल रहे हैं, ठीक है। तो 3 लाख का मैंने 15% निकाला और डिविडेंड कहाँ से लेस होता है, फाइनेंसिंग में, और ऐड कहाँ होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, सॉर्टेड है। फिर यहाँ पे इसने बोला कि इशूड एट अ प्रीमियम, 5% का प्रीमियम लग रहा था, इसका मतलब अगर मैं सीधी सीधी बात समझूं तो 5% का प्रीमियम, 5% का प्रीमियम लग रहा था। तो इन शॉर्ट जब मैंने शेयर उठाए होंगे तो उस पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आया होगा, तो मैं जरा चेक करती हूँ, ये तो मैंने एडजस्ट कर दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने का है, 0 से 10,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की एंट्री बहुत सॉर्टेड है, हमेशा ध्यान रखना फाइनेंसिंग में जाएगी, अगर ये बढ़ रही है या घट रही है हमेशा फाइनेंसिंग में ही जाती है। तो ये यहाँ पे शो हो गई, ठीक है। अगर मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोलूँ तो जितने भी रिजर्व बढ़ते घटते हैं उनकी एडजस्टमेंट यहाँ होती है, देखो मैंने लिखा भी है ट्रांसफर टू रिजर्व, बस एक SPR है जो यहाँ आएगा, इसका रीजन ये है क्योंकि ये शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आएगा, बाकी सारे रिजर्व हम लोग बनाते हैं अलग से पैसा साइड रख के, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम कब बनता है, जब मेरे पे शेयर कैपिटल आता है। तो वही बात, जहां पापा वहां बेटा, ठीक है। तो ये चीज डल गई, चलो ये भी क्लियर हो गया, तो मैं इस पे भी टिक लगा देती हूँ। क्वेश्चन करने का तरीका आया कि मुझे एक बार एडजस्टमेंट देखनी है कि कोई रिलेटेड है तो उसको यूज करना है डेट्स को और फिर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। फिर है अ मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 90,000 वॉज सोल्ड फॉर 50,000, ठीक है। जब भी एक चीज याद रखना, मशीन, कोई भी असेट, इन सब से रिलेटेड अगर आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है तो आपके अकाउंट बनते हैं, वर्किंग नोट बनता है, जिसको बनाने का एक तरीका होता है, ठीक है। इस वाले में जो तरीका लगेगा वो मैं अभी समझा देती हूँ, पर इसकी छोटी सी मैंने 10 से 15 मिनट की एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, जिसमें मैंने 2 तरीके सिखाए हैं कि क्वेश्चन पे देखना है कि अगर मुझे क्वेश्चन में ऐसी एडजस्टमेंट दी है तो कैसे अकाउंट बनेंगे। देखो होगा क्या, मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे बोला मशीन थी 90,000 की, उसको हमने बेचा है 50,000 पे,
ठीक है। और जो बाकी की मशीनरी थी इसको बेचने के बाद उस पर डेप्रिसिएशन लगाए 60,000 का, मतलब ये दोनों ही एंट्रीज रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मशीनरी अकाउंट पे आना है। मशीनरी अकाउंट आपको कहाँ मिलेगा, जब कहीं मेंशन नहीं है इसका मतलब हमें पता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान रखना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अगर आपको कोई और असेट मेंशन नहीं है तो वो मशीनरी यहीं आई होगी क्योंकि टेंजिबल थी। तो जब आपको बैलेंस शीट पे भी इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपको एडजस्टमेंट में भी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो इसके लिए एक अकाउंट बनता है जिसको अभी हम आपको बना के दिखाएंगे कि उसकी वैल्यू निकलती कैसे है। अब देखो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले आप उस मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस डालोगे। देखो मैं ओपनिंग बैलेंस दिखा देती हूँ कैसे था, ये रहा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ये डाल दिया मैंने, क्लोजिंग बैलेंस ये डाल दिया, ये आपने डाल दिया। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी, इंफॉर्मेशन क्या थी कि एक 90,000 की मशीनरी थी जिसको मैंने 50,000 पे बेचा। तो जब मैंने बेचा है ना तो मेरी एंट्री क्या होगी, मैं आपको देखो दिखाती हूँ। बाय बैंक अकाउंट 50,000, जब भी आप सेल करोगे तो उसका पैसा यहाँ आएगा क्योंकि बैंक विल बी डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट्स इट। फिर है, अब इसने बोला 50,000 की हमने बेची लेकिन थी कितने की, 90 की। तो अगर मुझे लॉस होगा तो मैं इधर लिखूंगी, अगर मुझे गेन होता तो मैं इस 2 P&L को यहाँ लिख देती। ठीक है, वो गेन हो जाता है, लेकिन मुझको लॉस हुआ है तो मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है, अब इसने बोला बची हुई मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा था 60,000 का, मैंने वो डाला। डेप्रिसिएशन विल ऑलवेज बी ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट होता है तो फिक्स्ड एसेट में क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 60,000। जब मेरा डेप्रिसिएशन भी डल गया, यहाँ पे इधर की साइड पे बस यही 4 चीज़ें आती हैं, या तो सेल हुई है, अगर लॉस हुआ है तो लॉस आएगा, अगर गेन हुआ तो इधर आता, और डेप्रिसिएशन आएगा ही आएगा, और बैलेंस CD। तो जब मैं इन दोनों साइड को बैलेंस करूंगी तो एक साइड पे बैलेंस मैच नहीं होगा क्योंकि सिर्फ ये डाला था हमने। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये हम वो क्या बोल देते हैं कि अगर मैंने इस साल कुछ मशीनरी बेची है तो मेरी मशीनरी कुछ मैंने खरीदी भी है। क्योंकि अगर आप एक चीज को नोटिस करो तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि मशीनरी बेची गई है, फिर भी मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है ना, इसका मतलब असेट बढ़ रही है, इसका मतलब मैंने अगर कुछ बेचा है तो मैंने कुछ खरीदा भी है। ठीक है, उस खरीदने को ही निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब देखो इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये सिर्फ इस अकाउंट को बनाने में यूज होता है। जब मैं सेल करती हूँ तो ये इन्वेस्टिंग में है क्योंकि इन्वेस्टिंग कोई एक फिक्स एसेट थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और मेरे पे पैसा आएगा तो ये इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। P&L लॉस है, ठीक है, पर ये ऑपरेटिंग में ऐड होगा। क्यों, क्योंकि मेरे को वापस आना है। यहाँ उल्टा होता है, मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आना है। क्लियर है, तो जब हम उल्टी सीधी चढ़ते हैं तो जो हमारा नुकसान होता है उसको हम प्लस करते हैं और जो हमारी इनकम होती है उनको हम लेस करते हैं, तो ये ऑपरेटिंग में ऐड होगा। डेप्रिसिएशन भी हमारा काइंड ऑफ खर्चा है, नॉन कैश एक्सपेंस, तो ये ऐड होगा ऑपरेटिंग में। और ये परचेज था क्योंकि इन्वेस्टिंग में जाएगा, और इन्वेस्टिंग में क्या होगा, लेस। वाई, बिकॉज हमको वैल्यू कम करनी है, हमने पैसे दिए होंगे। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था, अगर लॉस है तो मैं लॉस को कहाँ पे डालूंगी, ऐड करूंगी ऑपरेटिंग में, सबसे ऊपर मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को भी मैं यहाँ पे ऐड करूंगी। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे सेल करी है, तो अगर मैं सेल देखूँ यहाँ पे सेल ऑफ मशीन मैंने यहाँ पे ऐड करी क्योंकि पैसा आया होगा। और अगर मैं लेस की बात करूँ तो मैंने परचेज ऑफ मशीन यहाँ पे ऑलरेडी ही लेस कर रखा है, ये रहा। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो इस अकाउंट की मैंने छोटी सी 10-15 मिनट की वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लेना। तो आपको ये वाला चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि असेट अकाउंट में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो क्योंकि असेट अकाउंट के हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वर्किंग नोट तो बनाना पड़ेगा, तो एक बार देख लेना। बस एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि मान लो अगर वर्किंग नोट नहीं दिया होता, ये चीज़, ये एडजस्टमेंट नहीं दी होती, तो सीधा सीधा दिखता ना कि 6 लाख था 7 लाख हो गया, तो ये बढ़ रहा है तो फिर परचेज है। फिर ये सब हम कुछ नहीं निकालते, क्या करते, सीधा परचेज ऑफ मशीनरी यहाँ पे लेस कर देते। ठीक है, यहाँ तक सॉर्टेड है।
अब तो हमारी कुछ और छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट बची हुई हैं, ज़रा उनको कवर अप कर लेते हैं। अब इसने बोला डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2021। डिबेंचर्स पे आते हैं, यहाँ मिलेंगे हमें डिबेंचर। देखो इन्होंने इशूड क्यों बोला, क्योंकि 2 लाख थे 3 लाख हो गए, इसका मतलब डिबेंचर बड़े तो हैं, पर डिबेंचर कब बड़े हैं मेरे? 1 अप्रैल, मतलब साल की स्टार्टिंग में ही बढ़ गए थे ये। मतलब मैंने लोन पहले ही स्टार्टिंग में ही उठा लिया था, ये 1 लाख और, है ना। तो क्या करेंगे, पहली बात मेरा लोन बढ़ रहा है लेकिन मेरे पे तो पैसा आ रहा है ना, तो क्या होगा, ये रहा इशू ऑफ 10% डिबेंचर, मेरे पे पैसा आ रहा है तो मैंने क्या कर दिया प्लस, मेरी उधारी बढ़ रही है, पर इस पे मुझे कुछ अब देखो इसमें ना बोलेंगे नहीं कि आपको इंटरेस्ट लगाना है, पर जैसे ही आपको दिख रहा है 10% डिबेंचर और साथ में टाइम फैक्टर भी बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको इंटरेस्ट देना है। दिस इज नोन एज इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, बोलेंगे नहीं पर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो, अब ये बताओ कि इंटरेस्ट इस पे लगेगा या इस पे लगेगा? इंटरेस्ट इस पे लगेगा या इस पे लगेगा? इंटरेस्ट हमेशा लगेगा जो अमाउंट पूरे साल चला है। इसने क्या बोला था कि ये जो 2 लाख था और 1 लाख हमने स्टार्टिंग में ही और उठा लिया था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरे 3 लाख मेरे पूरा साल चला है, तो इसका मतलब 3 लाख पे 10% लगाया जाएगा और इंटरेस्ट को पे किया जाएगा। तो क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हुआ है मेरा खर्चा था, तो ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, एड बैक। Is that clear? I hope this is clear to all of you. If not, then please rewind the video and keep on revising it, तब आपको वो चीज़ clear हो जाएगी। Right? Now move on to the next last adjustment हमने जो छोड़ दी है। लास्ट एडजस्टमेंट मुझे क्या बोल रही है, इन्वेस्टमेंट वर परचेज्ड ऑन 31 मार्च। ये तो साल के एंड में खरीदी गई है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम, सुनो, कभी भी इन्वेस्टमेंट की बात हो हमेशा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब समझना, करंट इन्वेस्टमेंट का कोई ट्रीटमेंट ऊपर से लेके नीचे तक नहीं होता, ये सिर्फ एंड में यूज होगा, तो इसकी तो कोई एडजस्टमेंट करनी ही नहीं है, ठीक है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारी 1 लाख थी, 2 लाख हो गई, लेकिन 2 लाख कब हुई, जब हमने 1 लाख साल के एंड में लिया। तो अगर मैं देखूं पहले इन्वेस्टमेंट बड़ी है तो मैंने पैसा लगाया, मेरे तरफ से गया होगा, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, मैंने एक्स्ट्रा पैसा लगाया अपना कहीं पे, मेरी तरफ से पैसा गया है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 1 लाख कम। बट अब मुझे इस पे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, तो वो मुझे किस पे मिलेगा, 1 लाख पे, 2 लाख पे, मुझे मिलेगा 1 लाख पे, क्योंकि पूरे साल मेरी अभी 1 लाख ही चली थी इन्वेस्टमेंट। 1 लाख की और तो मैंने 31 मार्च को तो ली है, आधे दिन का इंटरेस्ट थोड़ी कोई देता है ना। तो मुझे इस पे इंटरेस्ट मिलेगा कितना परसेंट, 10%। ये भी एक इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है, बोला नहीं जाएगा बट हमें लगाना है। तो क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे मिल जाएगा, और यहाँ क्योंकि मिला है तो ऊपर क्या हो जाएगा, लेस। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। कोई और एडजस्टमेंट बची है, नहीं बची है। अब देखो कुछ चीज़ें मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ, जो आपको एडजस्टमेंट ध्यान रखनी है, ठीक है। जो हमारा ये पहला होता है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बहुत क्लियरली लिख रखा है, विच इज़ जो भी आपका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, जैसे ये होता है सरप्लस, आपको नोट्स टू अकाउंट में मिलेगा, तो इसमें जो भी डिफरेंस होता है क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस में, वो आपका उठ के यहाँ पे आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे 4 लाख था, 2 लाख पहले था, तो 2 लाख का पॉजिटिव डिफरेंस आया, मैंने ये नेगेटिव भी हो सकता है, नो इशू, तो पॉजिटिव आया, मैंने यहाँ डाल दिया। लिखेंगे हम सरप्लस ही, डेफिशिट मत लिखिए ना, सरप्लस ही डलता है। फिर कोई भी अगर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है, जो मेरा था मैंने डाल दिया था, तो मैंने लिख दिया। प्रपोज डिविडेंड मैंने ट्रीटमेंट बता दिया, बट यहाँ पे कुछ था नहीं। इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे हमारा था, हमने डाल दिया। अगर कोई रिजर्व और होता, क्या यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के अलावा कोई रिजर्व है, नहीं है, ना कुछ बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रिजर्व में रिजर्व कुछ ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, क्योंकि मैंने बताया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमेशा कहाँ पे जाता है, फाइनेंसिंग में। आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, मान लो यहाँ पे होता कैपिटल रिजर्व,
ठीक है, और 20,000 होता और यहाँ कुछ नहीं होता, मतलब स्टार्टिंग में उसका कोई बैलेंस नहीं था पर 20,000 बढ़ गया। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जब आपने ये इन्वेस्टमेंट या मशीनरी बेची, उस पे जो आपको गेन हुआ था, मान लो अगर हमें गेन हुआ होता तो उस गेन को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ना डाल के कैपिटल रिजर्व में डाल दिया था, ठीक है, या जनरल रिजर्व में डाल दिया था, तो उस टाइम पे इस कैपिटल रिजर्व की कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, हमने जो अगर देखा जाए तो अगर हमें कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ था, वो किस बेसिस पे हुआ था, हमारा जा रहा था प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हमने उसके ट्रीटमेंट किया था, हमने ऐड बैक कर दिया था, लॉस हुआ था क्योंकि। लेकिन अगर वो बोल दे कि आपने उस चीज से रिजर्व बना दिया है, तो वो उसकी एंट्री कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का मैं भी आपको तसल्ली से समझाती हूँ कि इसके ना 2 केसेस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अमाउंट डालना होता है। बस ये समझना कि प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे आता है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे आएगा और जो हम टैक्स पे करते हैं वो यहाँ पे आता है ऑपरेटिंग में सबसे एंड में। ठीक है, तो उस चीज़ को हम समझेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, यहाँ पे लेस कर लेना टैक्स रिफंड, लेस कर लेना टैक्स रिफंड। अगर आपको टैक्स पे कोई रिफंड मिलता है तो वो यहाँ पे लेस हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया। तो इस पोर्शन को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये आपको क्वेश्चन को करते करते चीज़ें मिलती रहेंगी, आप वर्किंग नोट बना लेना और उसमें वैल्यू लिखते जाना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। एंड आई होप ये वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो गई है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ से जो अब आपको आगे का समझना है वो आप सेकेंड पार्ट में समझना। ठीक है, सो टिल देन ऑल द बेस्ट। और जब जितना कराया है उस चीज़ को समझना, रिवाइज करना, क्योंकि एडजस्टमेंट अगर समझ में आ गई तो इसके बाद का ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। राइट, सो टिल देन ऑल द बेस्ट एंड स्टडी वेल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर ऑल दी अपडेटेड वीडियोज़।